नमस्कार विद्यार्थियों, यूनिक पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 8 के हिंदी मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करने वाले हैं, उसका समाधान करने वाले हैं। विद्यार्थियों, यदि आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके, हम और भी अधिक से अधिक वीडियो बना करके आपके सामने ला सकें। चलो बिना देरी करते हुए हम हमारे वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। विद्यार्थियों, आपके सामने कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्न दे रखे हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहाँ से शुरू होंगे। ये प्रश्न है वस्तुनिष्ठ, 1 से लेकर 8 तक प्रश्न रहेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न संख्या 1 की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, कवि का जीवन के संबंध में क्या मानना है। कवि का जीवन के संबंध में क्या मानना है, इसके 4 उत्तर है आपके सामने। पहला उत्तर है उसका अंत अभी नहीं होगा, उसका अंत अभी होगा, उसका अंत अभी दूर है, उसका अंत कल होगा। इस चारों में से सही आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा, इसको डिलीट कर देता हूँ एक बार के लिए मैं। इसका सही आंसर ये होगा उसका अंत अभी नहीं होगा। कविता के अंदर भी इन्होंने रखा, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो पाठ है उस पाठ से लिया गया, ध्वनि कविता पाठ से। चलो आपके सामने दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, कविता में नानी जो कथा सुनाती है उसके आखिरी हिस्से में बस कहाँ से आती है, यानी बस जो है वो कहाँ से आती है, इसका आपको आंसर देना है। पहला उत्तर आपके सामने है, सागर के पार की दुनिया से, पर्वत के पार की दुनिया से, नदी के पार की दुनिया से, या अंतरिक्ष के पार की दुनिया से। आपका सही आंसर होगा द अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, ये आपका सही आंसर होगा। फिर है आपके सामने अगला प्रश्न, ये मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट कर देता हूँ। अगला प्रश्न आपके सामने तीसरा प्रश्न में थोड़ा सा ऊपर ले आता हूँ आपके सामने, आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिख सके। तीसरा प्रश्न, साइकिल प्रशंसक है कौन है। साइकिल प्रशंसक महिला खेतिहर है, खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें हैं, या गांव के घरों में सफाई करने वाली महिलाएं हैं, या उपयुक्त सभी। तो इसका आंसर उपयुक्त सभी होगा। ठीक है। अगला प्रश्न चौथा प्रश्न है, बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था, यानी बदलू के आंगन में किसका पेड़ लगा हुआ था, कौन सा पेड़ लगा हुआ था। आम का है, शीशम का है, नीम का है, या अनार का है। इन चारों में से आपका सही आंसर कौन सा होगा, तो सही आंसर होगा नीम का। अगला प्रश्न पांचवा, भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक कौन थे, यानी नायक कौन है। महबूब है, विट्ठल है, याकूब है, या जगदीश। चारों में से सही आंसर आपको ढूंढना है। तो इसका राइट जो आंसर होगा वो होगा विट्ठल। फिर है छठा प्रश्न जो है वो आपके सामने ये रहा। छठा प्रश्न, गोपी के अनुसार बाल कृष्ण किसके सहारे सिंके पर चढ़े थे, यानी गोपी जो कह रही है यशोदा को, उसके अनुसार कृष्ण किसके सहारे सिंके पर चढ़े थे। उखल के सहारे चढ़े थे, ताक के सहारे चढ़े थे, सीढ़ी के सहारे चढ़े थे, या साथियों के सहारे। तो इसका सही आंसर है उखल के सहारे। कौन सा उत्तर होगा आपका, उखल के सहारे, ये आपका सही आंसर होगा। फिर है सातवां प्रश्न एक बार के लिए मैं आपको उसको ऊपर ले आता हूँ ताकि आपको साफ दिखे। थोड़ा सा स्क्रीन के ऊपर ले आता हूँ। ये रहा सातवां प्रश्न, जादूगर के हाथ हिलाते ही कबूतर आँखों से ओझल हो गया। ये वाक्य रेखांकित आँखों से ओझल हो गया। तो रेखांकित मुहावरा जो है उसका अर्थ आपको ढूंढना है, यानी आँखों से ओझल होना, मुंह घुमा लेना, दूर चले जाना, आँखों पर पर्दा डाल देना, या दृष्टि क्षेत्र से परे चले जाना। तो इसका सही आंसर होगा दृष्टि क्षेत्र से परे चले जाना। दृष्टि क्षेत्र से परे चले जाने का मतलब होता है कुछ भी दिखाई न देना, आँखों से दूर चला जाना, नज़र क्षेत्र से दूर चले जाना। इसका सही आंसर होगा आपका द। फिर आपका अगला प्रश्न जो है वो है आठवां प्रश्न है, पिछोला झील। ये झील देखो रेखांकित है,
काफ़ी गहरी है। रेखांकित शब्द का बहुवचन, रेखांकित शब्द कौन सा है? झील है। इसका आपको बहुवचन ढूंढना है। तो इसका बहुवचन क्या होगा? झीलूं, झीलिकाएं, झीलें या झीलें। तो झीलें तो नहीं होगा, गलत है ये। झीलिकाएं बिल्कुल गलत है। झीलू नहीं हो सकता है। सही आंसर क्या होगा? झीलें। फिर आपका अगला प्रश्न 9वां। 9वां जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों ये रहा आपके सामने। थोड़ा स्क्रीन पे ला लेता हूँ सही अच्छे से। ये है आपका 9वां प्रश्न। ये 9वां प्रश्न। ध्वनि कविता में कवि प्रकृति को किस रूप में देखना चाहता है? यानी ध्वनि कविता में कवि है वो प्रकृति को किस रूप में देखना चाहता है? तो किस रूप में देखना चाहता है उसको आपको सही आंसर, तो इसका आंसर है आगे मैं बता देता हूँ आपको। इसका सही आंसर है ये वाला 9वां। तो ये रहा आपका आंसर 9वां। ध्वनि कविता में कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान बनाना चाहता है। यहाँ आशावान है। मिनट के लिए मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन बराबर कर लेता हूँ। ये रहा, ठीक है। तो क्या है आंसर? ये रहा आपका सही आंसर। ध्वनि कविता में कवि प्रकृति को हरा भरा, सुंदर, प्राणवान और आशावान बनाना चाहता है। ये आपका सही आंसर होगा। फिर है अगला 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न आपके सामने ये रहा 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न ये रहा। एक मिनट के लिए 10वां प्रश्न आपके सामने लाता हूँ प्ले स्क्रीन पे। ये 10वां प्रश्न गड़बड़ हो रहा है, सेट नहीं हो रहा। अब हो गया 10वां प्रश्न। जिस प्रकार बुरा में आई प्रत्यय लगाने से बुराई शब्द बनता है, इसी प्रकार आई प्रत्यय लगाकर दो नए शब्द बनाइए। तो आई से आपको दो नए शब्द बनाने हैं। जैसे एक आपने लिख दिया सच्चा। सच्चा से सच्चा में जब आई जोड़ते हो तो क्या बनता है? सच्चाई। क्या बनता है? बराबर सच्चाई। अगर आप ऐसे ऐसे शब्द लिख सकते हो, भला, क्या लिख सकते हो? भला। और भला में आई जोड़ोगे तो क्या बनेगा? भलाई। क्या बनेगा? भलाई। इस तरीके से आपका शब्द बन जाएगा। तो सच्चाई और भलाई इन दोनों में आई प्रत्यय है। क्या है? आई प्रत्यय। इसके अलावा अगला प्रश्न आपके सामने है 11वां। 11वां प्रश्न। दिए गए व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द का वाक्य में प्रयोग हो। ये व्यक्तिवाचक संज्ञा आपके सामने कमल है और दूसरा है उदयपुर। कमल आपके जातिवाचक संज्ञा और ये है उदयपुर आपके स्थानवाचक, जिसको आप क्या कह सकते हो? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इन दोनों से आपको क्या बनाना है? वाक्य का निर्माण करना है। तो कमल, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है, वाक्य हो गया। हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है, ये हो गया वाक्य। कमल है, ये वाक्य हो गया। इस तरीके से आप और भी बना सकते हैं। उदयपुर से आप बना सकते हो झीलों की नगरी। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी? तो झीलों की नगरी उदयपुर को झीलों की नगरी कहते हैं। तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। ये वाक्य बना सकते हैं आप। झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। उदयपुर को कहते हैं। इस तरीके से आप लिख सकते हैं ना। उसके बाद आपका अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न आपका 12वां प्रश्न ये आपके सामने। ये प्रश्न 12वां रहा आपके सामने। एक मिनट आपको ये करके देखा था। ये रहा 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न। साइकिल आंदोलन से पुडुकोट्टई की महिलाओं के जीवन में कौन से दो मुख्य बदलाव आए? यानी दो मुख्य बदलाव आपको लिखने हैं, ठीक है। तो दो मुख्य बदलाव कौन से हैं? देखो यहाँ पर ये प्रश्न है 12वें का उत्तर। तो ये है 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न ये है
दो मुख्य बदलाव कौन से हैं? उनमें आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई है। कौन सी? आत्मसम्मान की भावना। एक तो ये है। दूसरी, रूढ़िवादी और पुरुषों द्वारा थोपे गए रोजमर्रा के घिसे पिटे दायरे से भी बाहर निकल गई है। तो ये दो बदलाव है, ये महिलाओं के भीतर आपको देखने को मिला है। कौन सी महिला है? पुड्डू कुटेगी। फिर आपके सामने है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न ये रहा। 13वां प्रश्न आपके सामने ये रहा। समस्या कर रहा है। हाँ, ये रहा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न क्या कहता है? 13वां प्रश्न 13वां प्रश्न है, काचो दूध पियावत पची पची। यह पची पची शब्द का अर्थ क्या है? क्या किसका? पची पची शब्द का आपको अर्थ ढूंढना है। ठीक है, तो पची पची का अर्थ होता है बार बार। क्या अर्थ होता है? एक मिनट, इसको डिलीट कर देता मैं। बार बार। तो ये पची पची का अर्थ बार बार होता है ना। इस तरीके से आपका उत्तर हो गया। फिर आपके सामने अगला प्रश्न है, गौरैया ने गौरा को किसके बारे में बताया? गौरैया ने गौरा को किसके बारे में बताया? किसके बारे में बताया? इसका आंसर ये रहा आपके सामने स्क्रीन पे, ये रहा 14वां। गौरा ने गौरैया को आदमी के बारे में बताया। किसके बारे में बताया? आदमी के बारे में बताया। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने, अगला प्रश्न 15वां यार ये रहा आपके सामने 15वां प्रश्न। ये 15वां प्रश्न, वाहन चलाते समय सड़क पर दुर्घटनाएं हो जाती, दुर्घटनाओं के कारण लिखिए। देखो, ये प्रश्न आपके 4 नंबर का रहेगा। तो सीधी सी बात है, 4 नंबर का यदि प्रश्न रहता है तो उसमें आपको 4 कारण लिखने हैं। दुर्घटना के 4 कारण आपको बताने हैं। ठीक है, तो 4 कारण कौन से हैं? चलो 4 कारण के बारे में बात जानते हैं। 4 कारण ये रहे आपके सामने। 4 कारण जैसे आपने सड़क पर लगे यातायात के चिन्हों को नज़रअंदाज करना। तो ऐसे नज़रअंदाज करोगे तो नज़रअंदाज करने से क्या होगा? दुर्घटना हो सकती है। फिर अगला है, गाड़ी चलाते समय रेडियो सुनने में व्यस्त हो या मोबाइल पर बात करना, या रेडियो पर व्यस्त होना या फिर मोबाइल पर बात करना, ये भी सड़क दुर्घटना का कारण हो सकता है। फिर अगला है, पद यात्रियों द्वारा भूमिगत और पैदल प्राप्त का सही उपयोग न करना। यदि इसका उपयोग न करेंगे सही तो सीधी सी बात है दुर्घटना हो सकती है। चौथा है, गाड़ी को तेज़ गति से चलाना। ये सभी दुर्घटना के कारण बन सकते हैं। तो 4 कारण आपको विशेष रूप से जानेगा। 4 कारण लिखने पर ही आपको 4 नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिल सकते 4। ठीक है, फिर है अगला 15वां प्रश्न। 15 प्रश्न हो गए, सॉरी 15 प्रश्न पूरे हो गए। फिर बढ़ते हैं 16 प्रश्न की ओर। 16 प्रश्न भी आपके 4 अंक का है। दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी? यानी सबसे अच्छी कौन सी लगी थी? तो सबसे अच्छी बात है वो कौन सी लगी, उसके बारे में उत्तर जानना चाहिए। तो सबसे अच्छी बात कौन सी लगी, यहाँ देख सकते हैं आप। तो ये आपका 16वां प्रश्न है। ये 16वां है उत्तर। दीवानों की हस्ती कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। दीवानों की मस्ती, ये सबसे अच्छी बात लगी हमें। ठीक है, हमें सबसे अच्छी बात कौन सी लगी थी? दीवानों की मस्ती। फिर अगला है, सुख दुख सहते हुए भी वे मस्त रहते हैं, दूसरों पर अपना प्यार लौटाते हैं, इसके साथ ही जान हथेली पर रख करके देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ये सारी बातें हैं, ये सबसे अच्छी लगी। तो पहली बात तो आपको ध्यान रखना, दीवानों की ये मस्ती, सबसे अच्छी बात मस्ती लगी, क्योंकि सुख दुख को वो सहन करते हैं और मस्त रहते हुए दूसरों पर प्यार लौटाते हैं। और इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर, जान हथेली पर रखना मतलब बिना किसी प्राणों की चिंता किए, बिना किसी प्राणों की चिंता करे देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। ये उसके सबसे अच्छी बात है, ये आपको लगी है। ठीक है, उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने है ये 17वां।
17वां प्रश्न आपके सामने है। देखो 17वां प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग करते हैं। यानी ये जो शब्द आपके सामने देखे इसका पर्यायवाची लेना। जैसे संसार है तो संसार का विश्व, पुत्र है पुत्र का शुद्ध, अमृत है अमृत का सुधा, और लिखा हुआ कपड़ा तो कपड़े का आप चीर वस्त्र जो भी है वो आप प्रयोग कर ले सकते हैं। इस तरीके से इसका पहले तो आपको पर्यायवाची एक एक लिखना है और पर्यायवाची लिख करके पर्यायवाची से ही आपको वाक्य का निर्माण करना है। तो पर्यायवाची से वाक्य का निर्माण किया हुआ वाक्य आपके सामने लाऊं, ये रहा। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है 16वां या 17वां प्रश्न। संसार, संसार का विश्व है, वाक्य में प्रयोग क्या किया, विश्व जो है, विश्व, ये देखो इसको मैं एक बार नीचे ले आता हूँ आपको सही दिख जाए। हाँ जी, विश्व, ताजमहल पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। फिर पुत्र, पुत्र का लिख दिया सुत, है ना, संसार का विश्व लिख दिया, विश्व का इसमें प्रयोग किया हुआ, ये बड़ा देख लो सुत है, सुत। और वाक्य में देखो कृष्ण वासुदेव देव की नंदन के सुत, वसुदेव, वसुदेव नहीं वासुदेव कहीं लिखा, वासुदेव देव की जी के सुत थे, ये लिखा हुआ है। फिर अगला प्रश्न आपके अगला है अमृत, अमृत का इसने सोम लिख दिया, सोम लिख के वाक्य में प्रयोग किया, जेठ माह की दोपहरी में, है ना, जेठ माह की दोपहरी में क्या लिखा हुआ है, आगे लिखते हैं, जेठ माह की दोपहरी में पानी, पानी सोम के समान होता है, सोम के समान होता है। फिर कपड़ा, कपड़े को वस्त्र लिख दिया और इसका वाक्य में प्रयोग करते हुए क्या लिखा है, इसको आपको मैं एक मिनट के लिए लिखा, वाक्य में प्रयोग है, विकास ने दीपावली मनाने के लिए नए वस्त्र खरीदे। तो ये आपके सामने हो गया इस तरीके से, है ना, विकास ने दीपावली पर नए वस्त्र खरीदे। तो इसके नीचे आ गया, तो आपको साफ दिखाई नहीं दे रहा इसलिए। तो ये आपके 17 तक प्रश्न है वो पूरे हो गए। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 18वां, 18वां प्रश्न आपके सामने, 18वां प्रश्न, 18वां प्रश्न ये रहा आपके सामने, 18वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 18वां प्रश्न ये है, कबीर ने कैसी भक्ति को निष्फल बताया, यानी निष्फल बताने वाली भक्ति कौन सी है जो कबीरदास जी ने बताई है। तो ये आपके सामने प्रश्न है, इसका आंसर आपको यहाँ लिखना होता है। चलो मैं आपके इसका उत्तर बता देता हूँ। ये है 19वां प्रश्न का उत्तर। 19वां प्रश्न ये रहा, एक मिनट में फ़ोटो थोड़ा नीचे ले आता हूँ ताकि आपको सही दिख सकें। ये 18वां प्रश्न, तो कबीर ने भक्ति के माध्यम से बताया कि जब मन में 10 दिशाओं में, मन 10 दिशाओं में घूम रहा होता है और माला हाथ में और जीभ मुख में चल रही होती है, तो ऐसी स्थिति में की जाने वाली भक्ति का कोई लाभ नहीं है। ये इस भक्ति को उसने लाभ नहीं, मतलब ये भक्ति निष्फल बताई है। तो निष्फल भक्ति कैसी है, यानी आपका मन जो है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है, आपका जो मन है वो 10 दिशाओं में घूम रहा है, 10 दिशाओं में आपका मन घूम रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में आप चाहे कुछ भी कर लो, है ना, ऐसी भक्ति आपके काम की नहीं है। ठीक है, ठीक है विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है वो आपके सामने है ना। अगला प्रश्न आपके सामने लाता हूँ मैं। अगला प्रश्न आपका 19वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे। 19वां प्रश्न, 19वां प्रश्न ये रहा। 19वां प्रश्न है ये, एक मिनट क्लिक कर देता हूँ इसके ऊपर। हाँ जी, 19वां प्रश्न, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है। भेड़ों ने उद्यम मचाया था, यानी उद्यम क्या मचाया था भेड़ों ने। दूसरा, भेड़ चाल से क्या अभिप्राय है, और फिर भेड़ चाल होती क्या उसके बारे में बताना। फिर है भेड़ों ने उद्यम क्या मचाया, यानी उद्यम जो मचाया था वो क्या मचाया था। उत्पात क्या मचाया, उद्यम मतलब उत्पात, उत्पात क्या मचाया था, वो उत्पाद नहीं होता है, उत्पात होता है। ठीक है, क्या उत्पात मचा था उसके बारे में आपको, उद्यम मचाया था उसके बारे में बताना। चलो इस प्रश्न का जवाब जानते हैं। चलो ये रहा आपके सामने, भेड़ चाल से अभिप्राय, एक को देखकर सभी वैसा करने लगे, उसको भेड़ चाल कहते हैं। यानी एक को देखकर सभी उसके समान करने लगे तो उसको भेड़ चाल कहते हैं, है ना, उसको भेड़ चाल कहते हैं। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देकर उस पर झपट पड़ी, कुछ लकड़ी के दीवान पर चढ़ गई, और फिर कुछ पलंगों को फांदती हुई, बर्तन गिराती हुई आगे निकल गई। ये सारी भेड़ों की जो हरकत है उसके बारे में आपको बताना है, लिखना है। ठीक है, फिर है आपके सामने 20वां प्रश्न। 20वां प्रश्न ये रहा स्क्रीन पे आपके।
उस दिन रात्रि में बिलवासी को देर तक नींद नहीं आई, यानी बिलवासी जी को देर तक नींद नहीं आई उस दिन। समस्या जवलाल की थी और नींद बिलवासी जी की उड़ी तो क्यों, लिखिए। यानी समस्या जवलाल की थी, है ना, समस्या जवलाल की थी, लेकिन बिलवासी जी को उस समय नींद नहीं आई, उस रात को नींद नहीं आई। तो समस्या जवलाल की थी, यानी बिलवासी जी को नींद उसकी क्यों उड़ी, बिलवासी जी की नींद क्यों उड़ी, इसका कारण क्योंकि बिलवासी जी ने ये कह दिया कि हाँ मैं आपके पैसों का जुगाड़ करूँगी। यानी 250, सिर्फ 250 रुपये की बात थी और 250 रुपये की समस्या है, उसको लेकर के बिलवासी जी ने हाँ दे दिया कि मैं आपकी इस समस्या का समाधान है वो ज़रूर करूँगा। तो उस दिन उसको रात को नींद नहीं आई, लेकिन रात में उसने अपनी पत्नी की पेटी से चुपचाप संदूक लेकर के संदूक में से वो 250 रुपये निकाल लिए और दूसरे दिन ला करके चुपचाप उसके अंदर रख दिए। यानी ये सारी जो बात है इस अकबरी लोटा के माध्यम से आपने पूरी पढ़ी है ना। तो इसका उत्तर क्या है, इसका उत्तर जानांगे 20वां, ये रहा आपके सामने। 20वां प्रश्न जो है वो ये है, बिलवासी जवलाल के पक्के मित्र थे, यानी पक्के दोस्त थे, घनिष्ठ मित्र थे। उनके लिए उन्होंने जो 250 रुपये का प्रबंध किया था, वे 250 रुपये उन्होंने अपनी पत्नी के संदूक से निकाले थे, ना संदूक है पेटी, उस पेटी से निकाले थे। यदि ये बात उसकी पत्नी को पता चल जाती तो इससे भी बड़ी समस्या है वो सामने खड़ी होती। इसलिए जब तक वे निकाले गए रुपयों को चुपचाप, एक तरीके से मैं इसको सही एडजस्ट कर देता हूँ, हाँ, ये बात है ना, पत्नी को पता चल जाती तो इससे बड़ी समस्या उनके सामने खड़ी हो जाती। इसलिए जब वे निकाले गए रुपयों को चुपचाप उसी जगह नहीं रख देते तो उसे नींद नहीं आ सकती थी, और यही कारण था कि उसकी नींद है वो उड़ी हुई थी, है ना। इस प्रश्न का उत्तर ये है। फिर है आपके सामने अगला 21वां प्रश्न, है ना। 21वां प्रश्न ये रहा। 21वां प्रश्न क्या, स्वच्छता के लिए हम क्या प्रयास कर सकते हैं। स्वच्छता मतलब सफाई के लिए आप क्या व्यवस्था कर सकते हैं, क्या प्रयास कर सकते हैं, यानी आपका प्रयास, आपकी कोशिश क्या रह सकती है स्वच्छता के बारे में, उसके बारे में आपको 4 का है। तो सीधी सी बात है 4 पंक्तियाँ कम से कम आपको यहाँ लिखनी होती है ना। तो ये आपके सामने उत्तर रहा 4 का। तो पहला उत्तर ये आपके सामने रहा, है ना। पहला उत्तर क्या है ये देख सकते हैं आप। पहला उत्तर, हमें खुले शौच में जाने की प्रवृत्ति को त्यागना होगा, जगह जगह थूक कर कचरा गंदगी नहीं डालनी चाहिए, और फिर हमें प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग नहीं करना चाहिए। और अंत में आपकी लाइन है चौथी, है ना। चौथी लाइन क्या है ये देख सकते हैं आप, घर और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर डस्टबिन का उपयोग करना चाहिए। घर हो चाहे व्यावसायिक प्रतिष्ठान, जहाँ पर भी आपको मिले तो निश्चित रूप से वहाँ पर आपको कचरा है वो कचरे पात्र के अंदर ही डालना चाहिए। ये आपका उत्तर है। फिर है आपके सामने, है ना, 21 प्रश्न पूरे हो गए। फिर अपन तत्व बढ़ते हैं 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न ये रहा आपके सामने। 22वें प्रश्न में आपको क्या करना है, सीधी सी बात है, 22वां प्रश्न आपको क्या करना है, 22वें प्रश्न का उत्तर है वो थोड़ा बड़ा देना होगा। 4 नंबर का ये भी होगा आपके, है ना, ये आपके 4 नंबर का होगा, ठीक है। 4 का क्या 8 का भी हो सकता है, ये बड़ा प्रश्न है, 8 नंबर का भी आपके सामने पूछा जा सकता है। चलो कितने का होगा मैं आपको बता देता हूँ अभी, है ना। बिल्कुल, गद्यांश तो आपके 8 का है, हाँ बिल्कुल सही है। गद्यांश सप्रसंग जो व्याख्या है वो आपके 8 नंबर की आएगी, है ना। तो 8 नंबर का ये प्रश्न है। पहले तो इसको पढ़ लेते हैं, इस पंक्तियों को, है ना, लाइनें पढ़ो 22वें की। ये पूरा प्रश्न जो है वो आपके 8 नंबर का रहेगा। कितने का रहेगा, 8 का। चलो ध्यान दो। केवल टूटी सी छानी हती, कहाँ कंचन के अब धाम सुहावत, कहीं पग में पनई न हती, कहें ले गजराजहू ठाढ़े महावत, भूमि कठोर पे रात कटे, कहाँ कोमल सेज पे नींद न आवत, कहे जुड़तो नहीं कोदो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। इस जो पूरी लाइनें 4 दे रखी है, इस लाइनों की व्याख्या करो, अथवा या फिर आप चाहो तो इन चारों की नीचे और भी कुछ व्याख्याएं दे रखी है, कुछ पंक्तियां दे रखी है, इस पंक्तियों की भी आप व्याख्या कर सकते हैं। तो पहली व्याख्या आपके लाभ में ये है, दूसरी ये, दोनों में से एक करनी है आपको, है ना। या तो ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, इन दोनों में से एक करनी है आपको। दोनों में से कौन सी करनी है, एक करनी है। कोई भी कर सकते हो आप, अपनी मर्जी हो वैसे कर सकते हो, आपको जो अच्छी सी आ रही है उसके ऊपर कर लो। पहला जो है वो नरोत्तम दास, है ना, सुदामा चरित वाला, ये तो आपको पता ही है, सुदामा चरित से है। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ सुदामा चरित पाठ से ली गई, उसके सुदामा चरित के बारे में लिखना है आपको। सुदामा चरित और पाठ के जो कवि है उसका नाम है नरोत्तम दास। क्या है, नरोत्तम दास। ये आपको 2 लाइनें याद रखना होता, या सुदामा चरित पाठ का नाम भी याद होना चाहिए, और पाठ के लेखक यानी कवि का नाम नरोत्तम दास है, ये आपको याद होना चाहिए। दूसरी बात है
ये वाला हम भिखमंगे की दुनिया में, और भिखमंगे की दुनिया जो है इस पार्ट के अंदर भी आपको इसका कवि जो है उसके बारे में पता होना चाहिए, है ना। तो ये आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तभी आप सही तरीके से कर पाओगे, वरना आपके गलत भी हो सकता है, ठीक है ना। तो भिखमंगा ये जो भिखमंगे वाले ये जो शुरुआत में पंक्तियाँ दे रखी है ना, ये वाली आपके सामने है, यहाँ देखो आप एक बार के लिए, है ना। ये पंक्तियाँ आपके सामने है ना। हम भिखमंगों की दुनिया में, क्या पंक्तियाँ हैं, एक बार पंक्तियों को पढ़ लेंगे। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले, अब अपना पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे हैं और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। तो ये पूरी पंक्तियां हैं, या तो आप इसका भावार्थ करो या इसका भावार्थ करो, इन दोनों में से किसी एक आपको भावार्थ करना होगा, ठीक है। अब आपके सामने मैं भावार्थ लाता हूँ, जो भावार्थ दे रखा है उसका, ठीक है। चलो भावार्थ की तरफ बढ़ते हैं। पहला भावार्थ आपके सामने है प्रश्न, यानी पहले जो छवैया दे रखा था ना, उस छवैया का है आपके सामने। छवैया कौन सा था, छवैया आपके सामने है 22वें प्रश्न का जो छवैया है ना, के व टूटी सी छानी आती है, नरोत्तम दास द्वारा संपादित, द्वारा संकलित जो पाठ था उस पाठ से ली गई है। चलो पहला क्या है, ये छवैया कवि नरोत्तम दास द्वारा रचित सुदामा जैसे ली गई है। यहाँ कवि ने सुदामा की मनोदशा का वर्णन किया है, यानी एक तो आपको इसका आपको संदर्भ बिंदु लिखना होगा, संदर्भ बिंदु के साथ साथ आपको इसमें एक संदेश भी लिखना होगा, जिस संदेश के बारे में, यहाँ संदेश क्या है, सुदामा की मनोदशा का वर्णन किया गया। फिर इसकी व्याख्या क्या है, ये व्याख्या लिखनी होगी आपको। व्याख्या में बताया कि भवनगरी में आकर सुदामा, भवनगरी यानी कौन सी नगरी, भवनगरी अर्थात द्वारका नगरी जो है, उस नगरी में आकर के सुदामा है वो सोचने लगे कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, और कहाँ, भवनगरी का मतलब खुद की नगरी, सॉरी भवनगरी का मतलब होता है अपनी नगरी में आकर के वो कह रहे हैं, खुद की नगरी में आकर के वो कह रहे हैं, सोचने लग रहे सुदामा कि कहाँ तो मेरे पास एक टूटी सी झोंपड़ी थी, और कहाँ अब सुनहली महल शोभा दे रहे हैं, यानी सुनहली मतलब सोने के समान महल जो है वो शोभा दे रहे हैं। पहले मेरे पैरों में जूतियाँ भी नहीं थी, अब सवारी के लिए महावत खड़े हैं। तो पहले है उसके पाँव में जूतियाँ तक नहीं थी, लेकिन अब स्थिति क्या है, अब स्थिति है वो बदल गई है, स्थिति है वो बदल गई है। क्या बदल गई है, अब उसके सवारी के लिए महावत खड़े हैं, महावत यानी हाथी को हाँकने वाले उसके पास खड़े हैं, उसके साथ खड़े हैं, है ना। बड़े बड़े हाथी है वो लेकर के प्रस्तुत रहते हैं। पहले कठोर भूमि पर रात व्यतीत करनी पड़ती, यानी कठोर भूमि है उसके ऊपर उसको रात काटनी पड़ती थी, लेकिन अब कोमल सेज है, क्या है, कोमल सेज है, कोमल सेज के ऊपर भी उसको नींद है वो नहीं आ रही है, क्या नहीं आ रही है, नींद नहीं आ रही है। चलो हाँ, इसका ये रहा, कोमल सेज पर भी नींद नहीं आती है। पहले पेट पूर्ति के लिए साधारण अन्न भी नहीं मिलता था, यानी साधारण अन्न, शुरुआत में जब वो भगवान कृष्ण के पास गए थे तो उसके पास 4 मुट्ठी चावल तक नसीब नहीं थे, लेकिन परिस्थिति बदल गई। अब क्या करें, खाने के लिए उसके पास अन्न तक नहीं मिलता था, लेकिन अब कृष्ण भगवान की कृपा से, यानी दयानिधि की कृपा से उसके ऊपर उसे क्या मिला है, किशमिश है, कीमती खाद्य पदार्थ है वो मिले हुए, लेकिन वो भी उसको भाते नहीं हैं, अच्छे नहीं लगते। ये इसका उत्तर है, ठीक है। उसके बाद आपके सामने दूसरी जो व्याख्या है वो ये है, हम ये वाला देख सकते हैं आप, भिखमंगों की दुनिया में, ये पूरा आपको पैसेज पढ़ना है, पूरा गद्यांश पढ़ना है, उसके बाद इसका उत्तर जान लेते हैं। चलो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने, है ना, ये उत्तर रहा आपके सामने। प्रसंग कहाँ से लिया गया, तो पद्यांश भगवती चरण वर्मा, है ना, कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता का नाम है दीवानों की हस्ती से लिया गया। इसमें कवि क्या कहना चाहता है, इसमें कवि क्या कहना चाहता है, कवि कहता है कि चाहे लोग वीरों को कुछ न दे पाए, यानी वीरों को भले ही वो कुछ भी न दे पाए, है ना, लेकिन वे कौन, वे कौन, वे वीर लोग जो समाज के लोगों के लिए मंगल कामना करते हुए सर्वस्व लुटाते हुए, ना, किसी भी प्रकार का संकोच नहीं करते, सर्वस्व लुटाए ना, सब कुछ अपना लुटा देते हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते, है ना। इस तरीके से आपको इसका उत्तर जानना। चलो इसकी व्याख्या क्या है, व्याख्या जान लेते हैं। व्याख्या क्या है, व्याख्या ये रही आपके सामने, है ना, व्याख्या क्या है। चलो व्याख्या की तरफ। कवि ने इस दुनिया को, इस संसार को भिखमंगा कहा है। भिखमंगा क्यों कहा है,
चलो इसको मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखा दे। हाँ, संसार को भिखमंगा कहा क्योंकि संसार का ये स्वभाव है कि भी हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, यानी संसार से कोई न कोई कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं। भिखमंगा इसलिए कहा है, ठीक है। ये प्रश्न भी आ सकता है कि संसार को भिखमंगा क्यों कहा गया, क्योंकि वे हमेशा दूसरों से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, इसलिए संसार को भिखमंगा कहा है। किसी को कुछ देना उनके स्वभाव में नहीं है ना, किसी को कुछ देना उसके स्वभाव में नहीं है, ठीक है, स्वभाव में नहीं है। फिर है, लेकिन बलिदानी वीर सभी को समान रूप से अपना प्रेम है वो लुटाते हैं। बलिदानी जो है यानी वीर लोग जो है वो सभी समान रूप से अपना प्रेम लौटाते, उनके हृदय में एक भी असफलता की निशानी नहीं है, लेकिन अत्यधिक प्रयत्न के बावजूद भी वे स्वाधीनता प्राप्त न कर सके, यानी बहुत बलिदान दिया, बहुत प्रयत्न किया, उसके बाद भी वो आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सकते ना, आज़ादी को प्राप्त नहीं कर सके। फिर कवि क्या कहता है, कवि आगे कहता है कि बलिदानी वीर किसी के साथ कभी भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करते, अर्थात जाति धर्म संप्रदाय और धर्म के नाम पर, है ना, धर्म के नाम पर, ये उसको ऊपर कर लेता हूँ थोड़ा मैं ताकि आपको साफ दिखाई दे, है ना, जाति धर्म वर्ग संप्रदाय और धर्म के नाम पर उनके मन में किसी भी प्रकार के लिए कोई भेदभाव नहीं रहता है। वे तो यही चाहते हैं कि उनके बाद भी इस देश में रहने वाले सभी निवासी आबाद व प्रसन्न रहें, यानी खुश रहें और आबाद रहें। हाँ, उनकी इच्छा हमेशा यही रहती है कि हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए हैं और हम इस बंधनों को स्वयं ही तोड़ेंगे, यानी खुद ने बनाया तो खुद ही इसको तोड़ने का करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद है, इस बंधन को तोड़ करके प्रस्थान करते हैं, तो हम इस बंधनों को तोड़ गए, हमने खुद ने बनाए थे बंधन और हम इस बंधनों को तोड़ करके प्रस्थान करते हैं, जिससे अन्यतर, है ना, जैसे अन्यतर रहने वाले को मस्ती और खुशियों का संदेश है वो देते हुए जीवन को खुशियों से भर सकें, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा विद्यार्थियों, अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा। ये प्रश्न क्या कहता है, पहले इस प्रश्न के बारे में जान लेते हैं। चलो इसको मैं नीचा कर लेता हूँ एक बार के लिए ताकि आपको साफ दिखाई दें, अच्छे से दिखाई दें। चलो आपके सामने 23वां प्रश्न, निम्नलिखित यानी गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और फिर प्रश्न को पहले गद्यांश को पढ़ना है। ये प्रश्न आपके 8 नंबर का रहेगा। गद्यांश कितने का रहेगा, 8 नंबर का। चलो 8 नंबर कैसे आएंगे आपको बहुत अच्छे से, पहले इसको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश में क्या लिखा हुआ है, एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ न करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे, दोषों को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोष से अधिक दिखता है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय ही चिंता का विषय है। ये कहना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का पाठ हमने पढ़ा होगा अच्छे से, उसमें ये सारी बातें हैं वो बताई गई हैं। चलो पहला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस समय सुखी कौन है और क्यों है। सुखी कौन है विद्यार्थियों, तो सीधी सी बात है, इसमें उत्तर दे रखा है अच्छे से। सुखी कौन है, तो इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता हो, है ना। सुखी कौन है, तो ये दे रखा है, सुखी वही है जो कुछ न करता है, यानी कुछ भी नहीं करता है। क्यों है वो सुखी, क्योंकि वो किसी भी प्रकार के गुण दोषों के बारे में किसी पर कटाक्ष नहीं करता। इसका उत्तर जान लेते हैं, मैं आपके सामने इसका उत्तर भी ले आया हूँ। ये रहा आपके सामने उत्तर, है ना, 23वें का उत्तर ये रहा आपके सामने, ये 23वें का उत्तर है। इस समय कुछ न करने वाला सुखी, क्योंकि वह न है ना, एक मिनट इसका उत्तर सही देख लेते हैं। हाँ ये रहा, क्योंकि न वह व्यक्ति कोई काम करेगा और न उसमें कोई दोष दिखेगा, बिल्कुल सही है, न वह काम करेगा और न उसमें कोई दोष दिखेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न आपके सामने है, इसी का ही दूसरा, है ना, ये रहा दूसरा आपके सामने, ये रहा दूसरा है, कुछ करने वाले लोग दोषी क्यों माने जाते हैं, दोषी क्यों माने जाते, कुछ काम करते हैं तो वो लोग हैं वो दोषी क्यों माने जाते हैं। इसका आंसर ये रहा आपके सामने, है ना, ये रहा आपके सामने। जो काम करता है उसमें कोई
उसमें लोग वो के दोष खोजते हैं। जो काम करेगा उसमें क्या खोजते हैं? दोष खोजते हैं। उसके दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उसके सारे गुण है वो दब जाते हैं। दोषों का इतना प्रचार करते हैं कि उसके सारे है वो गुण दबा दिए जाते हैं। इस तरीके से ये दोष खोजे जाते हैं। फिर अगला प्रश्न है आपके सामने तीसरा ये रहा, आज चिंता का विषय क्या बन गया? चिंता का विषय क्या बन गया, इसके बारे में आपको उत्तर खोजना है इसका। चलो इसका उत्तर ये रहा आपके सामने, है ना। ये है तीसरे का उत्तर। आज लोग दूसरों में दोष ज़्यादा खोजते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ा करके पेश करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, और इससे ये लोग गुणी कम और दोषी अधिक नजर आते हैं। ऐसा आचरण चिंता का विषय। ठीक है, इसका आंसर ये रहा तीसरे का। फिर अगला आपके चौथा है इसी का। चौथा आपके सामने ये रहा। चौथा प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित शब्दों के विपरीत अर्थ, विपरीत यानी विलोम, विपरीत का अर्थ क्या होता है? विलोम। तो विलोम शब्द आपको गद्यांश से ढूंढ कर लिखना है। ये लाइन आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, आप कहीं गड़बड़ ना कर दो। गद्यांश से आप ऐसा नहीं हो कि आपको ये आ रहा है इसका आप उल्टा लिख दो या किसी भी तरीके से लिख दो, ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि आप गद्यांश से खोज करके ही इसका विपरीत अर्थ लिखना है। विलोम शब्द दुखी और निर्गुणी, इन दोनों का आपको लिखना है। तो निर्गुणी और दुखी का क्या होगा इसमें दे रखा है वैसे, है ना। दुखी का आपके सामने होगा सुखी, है ना। दुखी का क्या होगा? सुखी। और निर्गुणी का हो जाएगा आपके सामने निर्गुणी। ठीक है, ये क्या दे रखा है? निर्गुणी। निर्गुणी का हो जाएगा आपके सामने गुणी। बस ये आपका उत्तर, निर्गुणी का गुणी, दुखी का सुखी, ये दो आपके सामने हो जाएंगे। फिर आया आपके सामने अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा 24वां। 24वां देखो दो प्रश्न है। 24वां भी आपके 8 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का रहेगा? 8 का। कक्षा 8 के विद्यार्थी आशा कुमारी है, यानी विद्यार्थी का नाम क्या है? आशा कुमारी। अच्छे से याद रखना, जब आप नीचे लिखोगे आपका आज्ञाकारी शिष्य, तो वहाँ पर आपको आशा कुमारी लिखना होगा। अपने प्रधान अध्यापक को पुस्तकालय से पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है, यानी पाठ्य पुस्तक प्राप्त करनी है आपको। इसके लिए आपको प्रधान अध्यापक को एक प्रार्थना पत्र लिखना है। या अथवा आप लिख सकते हो यात्री और परिचालक। परिचालक कौन सा? कंडक्टर जो होता है, और यात्री होता है, उसके बीच में जो बातचीत होती है उस बातचीत को आपको अपने भागों में लिखना है। किसको? 8 पंक्तियों में आपको लिखना है। तो 8 पंक्तियाँ आप लिखोगे तो निश्चित रूप से आपको 8 अंक है वो मिलेंगे, है ना। तो इस तरीके से तो पहला तो आपको दे रखा है ना, यात्री के बीच में साथ बस कब चलेगी? तो परिचालक है ये बस चलने ही वाली है। तो फिर क्या पूछेगा? ये कहाँ जाएगी, है ना, उसका किराया कितना है ना। इसके बारे में बहुत सारे प्रश्न है वो परिचालक जो है वो परिचालक से यात्री पूछ सकता है ना। इसका आपको सामने दे रखा है। क्या? पहले तो आपको उस प्रार्थना पत्र के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र। पुस्तकालय में पाठ्य पुस्तकें दिलवाने के संबंध में क्या लिखोगे? सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, राजकीय माध्यमिक विद्यालय सीकर। ठीक है, और पाठ्य पुस्तक उपलब्ध कराने के संबंध में लिखना है, महोदय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय का एक निर्धन छात्रा, यानी विद्यालय की मैं एक निर्धन छात्रा हूँ। निर्धन मतलब गरीब, जिसके पास धन नहीं हो। मेरे माता पिता की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण पाठ्य पुस्तक खरीदने में असमर्थ हूँ। ठीक है, और इसलिए एतेव को या इसलिए आप मुझे पुस्तकालय से सभी पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की कृपा करें। प्राथमिक हो या आपकी शिष्या लिख सकते हो, और शिष्या के रूप में आप क्या लिख सकते हो? शिष्या आशा कुमारी कक्षा 8। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ठीक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ओके, फिर आपके सामने ये वाला, इसमें आपको अंत में यहाँ सब धन्यवाद लिख सकते हैं आप, और सब धन्यवाद के बाद दिनांक लिखोगे, है ना। इस तरीके से आपको, और कक्षा, और फिर आप चाहो तो यहाँ अंत में रोल नंबर भी लिख सकते हैं। यहाँ इस जगह आप रोल नंबर भी भर सकते हैं। तो इस तरीके से आपके ये पूरे हुए, है ना। ये 24वां प्रश्न। एक 24वां प्रश्न आपके अथवा में और था, है ना। अथवा में और था, अथवा में जान लेते हैं। ठीक है, अथवा में आपका, हाँ, तो अथवा में आपका क्या था? अथवा में यात्री और कंडक्टर के बीच में जो संवाद था वो आपको 8 लिखना है। ठीक है, कितना में लिखना है? 8 पंक्तियों में लिखना। तो पहला ये रहा, देखो, बस कब चलेगी? बस चलने वाली है। यात्री कहता है ये बात तो तुम कब से कह रही हो? परिचालक का सच तो ये है कि 2-4 सवारियों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। 2-4 सवारी है, उसकी प्रतीक्षा करें, उसके बाद चल लेंगे। यात्री करता है आप लोगों की जब इच्छा होती है तब चलाते हो। परिचालक का ऐसी बात नहीं है, बसों के चलने का निश्चित समय ही है। यात्री कहते हैं प्रतीक्षा में चाहे बस लेट हो जाए, प्रतीक्षा करते करते लेट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? परिचालक कहता है लेट नहीं होगी, समय की भरपाई तो हम कर ही लेते हैं, समय की जो भरपाई वो हम लोग कर लेते हैं। ये ठीक नहीं है, बस निर्धारित जो है वो निर्धारित गति सीमा से चलनी चाहिए।
निर्धारित समय सीमा के अंदर चलनी चाहिए और साथ ही साथ क्या होना चाहिए, समय पर भी चलनी चाहिए। पर चलेगा ठीक है चलते हैं, ऐसा कह करके ये पूरा पूरा संवाद जो है वो आपको लिखना होता है। इस पर आपको 8 पंक्तियाँ लिखनी है तो 8 नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो प्रश्न है वो अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न आपका निबंध का लिखना होता है। कितने का, निबंध का। ये 25वां प्रश्न आपके सामने नजर जो आ रहा है ये निबंध का है। निबंध का जो प्रश्न है वो ये रहा आपके सामने, है ना, ये निबंध का है। निबंध में आपके सामने 4 ऑप्शन होंगे निबंध के, चारों में से आपको एक निबंध लिखना होता है। कितने निबंध होंगे टोटल आपके सामने, 4 निबंध। टोटल आपके सामने 4 निबंध हो गए, 4 में से आपको एक निबंध है वो उसके ऊपर आपको बात अपनी लिखनी होती है। ठीक है तो चलो शुरू करते हैं। आपके सामने बहुत सारे कंप्यूटर शिक्षा का महत्व है। दूसरा का त्यौहार दीपावली है ना, दीपों का त्यौहार दीपावली हो सकता है। और जीवन की अविस्मरणीय घटना हो सकती है यदि मैं सरपंच होता है ना, बालिका शिक्षा के बारे में, या बेटी बचाओ बेटी बचाओ और स्वच्छ भारत अभियान, इस तरीके के बहुत सारे निबंध होते हैं। तो इसमें से 4 निबंध आपके सामने होंगे, चारों में से आपको एक निबंध है वो उसके ऊपर लिखना होता है। तो ये रहा आपके सामने एक निबंध में लेके आया हूँ। शिक्षा यानी कंप्यूटर की जो शिक्षा है उसका महत्व क्या है उसके सामने आपको लिखना है। ठीक है तो पहले आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, पहले पे प्रस्तावना लिखनी है, फिर कंप्यूटर शिक्षा का प्रचार, और फिर कंप्यूटर के विविध क्षेत्रों में इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, और फिर कंप्यूटर से लाभ हानि क्या है ना, इसके बारे में आपको बताना होता है। 4 पॉइंट कम से कम लिखना है। अंत में आप एक लाइन जरूर लिखें उपसार के बारे में। उपसार का मतलब होता है निष्कर्ष, निचोड़, यानी इसके बारे में आप और क्या सुझाव देना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हो, उसके संदर्भ में आपको लिखनी होती है विद्यार्थियों। चलो आपके सामने कंप्यूटर शिक्षा का जो महत्व है उसको जान लेते हैं। ठीक है तो कंप्यूटर, पहले प्रस्तावना है। प्रस्तावना में से ध्यान रखना कंप्यूटर के बारे में आपको परिभाषा देनी होती है ना, कंप्यूटर की परिभाषा क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो कंप्यूटर की परिभाषा क्या है, ये देखो, कंप्यूटर का शाब्दिक अर्थ होता है सगणक या गणनाकार। ये हिंदी में अर्थ होता है इसका सगणक या गणनाकार। टेलीविजन के आविष्कार के बाद गणितीय कार्य की जटिलता को ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। यानी कंप्यूटर का आविष्कार क्यों किया गया, यानी टेलीविजन के आविष्कार के बाद, है ना, गणितीय कार्य, गणना के रूप में कोई कार्य लिया जाता है तो निश्चित रूप से ऐसा जटिल काम होता है, ये कठिन काम होता है, इसको ध्यान में रखते हुए कंप्यूटर का आविष्कार किया गया ना, कंप्यूटर को बनाया गया। फिर दूसरा कंप्यूटर का प्रचार। तो सीधी बात है कंप्यूटर की तीव्र गति से गणनीय प्रोसेसिंग करता है, इसलिए कंप्यूटर को शिक्षा का पाठ्य पुस्तक यानी शिक्षा का पाठ्य पुस्तक बना शिक्षा पर तेजी से आगे बढ़ाया जा रहा है ना, तेजी से इसका प्रचार किया जा रहा है। फिर है कंप्यूटर के विविध क्षेत्रों में प्रयोग। कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में कहाँ कहाँ प्रयोग होता है, देखो कंप्यूटर का विविध क्षेत्रों में प्रयोग है। हाँ होने से जैसे रेल है, बस है, हवाई जहाज है ना, हवाई जहाज आदि की टिकटों का वितरण है, आरक्षण किया जा सकता है। बिजली पानी टेलीफोन बिलों के परिणाम है ना, परीक्षा परिणाम के का प्रतिफल करने के अलावा अन्य बहुत सारे जो कार्य है उसमें इसका सफलतापूर्वक है वो प्रयोग है किया जाता है ना। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। फिर है कंप्यूटर से लाभ। कंप्यूटर से बहुत सारे लाभ होते हैं, एक लाभ तो है नहीं कंप्यूटर से, ताकि आपको एक लाभ के बारे में बताते हैं ऐसा नहीं है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना होता है ना। तो ये कंप्यूटर के बहुत सारे लाभ आपके सामने ये देख सकते हैं आप। और अंत में आपको ये उपसार लिखना होता है। क्या लिखना होता है विद्यार्थियों, उपसार। ठीक है कंप्यूटर शिक्षा से आपको क्या लाभ है वो लाभ आप यहाँ ले सकते हैं, कंप्यूटर शिक्षा से क्या लाभ है ना। तो ये आपके सामने है कंप्यूटर से लाभ। जटिल प्रश्नों और समस्याओं का हल आसानी से किया जा सकता है। यांत्रिक साधनों के विकास और व्यवसायिक क्षेत्रों की सफलता में इसका योगदान है। और इसी से दूरस्थ शिक्षा और ऑनलाइन एजुकेशन के अलावा इंटरनेट के कार्य भी आसानी से चल रहे हैं, ये इसका लाभ लिखना है। ठीक है इसके अलावा आप इसमें उपसार का लिख सकते हो, उपसार में कंप्यूटर शिक्षा का शिक्षा का आज के ज़माने में, आज के आधुनिक ज़माने में इसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपयोग है। और आज इसकी सभी क्षेत्रों में उपयोगिता है वो बढ़ रही है। कंप्यूटर की शिक्षा की उपयोगिता है वो ज़्यादा बढ़ रही है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये पूरा जो निबंध है वो आपके सामने हो गया। इसलिए विद्यार्थियों अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कल और एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।